हेलो फ्रेंड्स। हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझ चुके हैं। अब उसके उत्तराधिकारी बिंदुसार के बारे में समझने जा रहे हैं। हालांकि बिंदुसार की उपलब्धियां बहुत ज़्यादा नहीं रही हैं या उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियां इतिहास में नहीं रही हैं। बिंदुसार की नियुक्ति और बिंदुसार के द्वारा किए गए कुछ कार्य ही प्रकाश में हैं। लेकिन बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक वर्धन, अशोक महान, प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय के नाम से सम्राट के बारे में विस्तृत जानकारी है। वह भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक तो थे ही, साथ ही साथ विश्व के महानतम राजाओं में से एक थे। अशोक की गिनती विश्व के महान राजाओं में से एक की होती है और उन राजाओं से अगर तुलना की जाए तो कुछ मामले में अशोक 20 ही पड़ेंगे, 19 नहीं। तो आइए हम लोग समझते हैं। जैन धर्म की परंपराओं के आधार पर हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवण बेलागोला में संलेखना व्रत करते हुए हो गई थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया था और बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में भारत यानी मगध के सम्राट बने और यह लगभग 25 वर्षों तक शासन किए, यानी 273 ईस्वी पूर्व में इनका निधन हुआ। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेट्स के नाम से लिखा है, जिसका संस्कृत रूप अमित्रघात होता है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार के नाम से पुकारा गया है, वहीं पर अन्य पुराणों में बिंदुसार को वारिसार लिखा गया है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन या सिंहासन लिखा गया है। इस तरह से बिंदुसार को कई नामों से पुकारा गया है। देख सकते हैं कि जहां पर यूनानी लेखकों ने उन्हें अमित्रोकेट्स कहा है, जिसका संस्कृत रूप अमित्रघात होता है, वहीं पर पुराणों में वारिसार पुकारा गया है। एक खास पुराण वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में सिंहसेन या सिंहासन के नाम से बिंदुसार को पुकारा गया है। बिंदुसार के बारे में जो जानकारियां मिलती हैं वह जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों के आधार पर ही मिलती हैं। प्रसिद्ध विद्वान तारानाथ ने बताया है कि वह 16 राज्यों के विजेता थे और दोनों समुद्रों के बीच के अधिपति थे। अपने पिता के समय से चलने वाली परंपरा का निर्वहन बिंदुसार ने किया और अपने राज्य को सुरक्षित रखा। यही उनकी बड़ी उपलब्धि थी और हो सकता है कि दक्षिणी भारत के कुछ क्षेत्रों में बिंदुसार ने अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाया हो, लेकिन उनके समय तक कलिंग का राज्य मगध राज्य का एक अंग नहीं था। बिंदुसार का संबंध यूनानी राज्यों के साथ अच्छा रहा। उनके पिता के समय से चलने वाला दूतों का आदान प्रदान बिंदुसार के समय में भी जारी रहा। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। सीरिया का राजा कौन? एंटियोकस। किसको भेजा? डाइमेकस को। ये किसका कथन है? स्ट्रैबो का है। स्ट्रैबो के अनुसार एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के राज्यसभा में भेजा था। वहीं पर प्लिनी का कथन है कि टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसस को बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया। कौन? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। किसको? डायोनिसस को बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि उनका वैदेशिक संबंध अपने पिता की तरह ही मजबूत रहा होगा और वह एक मजबूत शासक रहे होंगे। यूनानी लेखक एथनेसियस ने लिखा है कि सीरिया का राजा एंटियोकस से बिंदुसार ने 3 वस्तुओं की मांग की: सूखी अंजीर, मीठी मदिरा और एक दार्शनिक सोफिस्ट।
हमें पता चलता है कि एंटियोकस ने 2 वस्तुएं तो आसानी से भिजवा दी, सूखी अंजीर और मीठी मदिरा को, लेकिन दार्शनिक को भेजने से उन्होंने मना कर दिया और बताया कि यूनानी कानूनों के हिसाब से किसी दार्शनिक का क्रय विक्रय वर्जित है। इन बातों से कम इतना तो पता चल ही जाता है कि बिंदुसार का संबंध पश्चिमी एशिया के देशों के साथ अच्छा था। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी हमेशा रहा करता था। इस तरह से हम लोग बिंदुसार के बारे में ज्ञात महत्वपूर्ण बातों को समझ चुके हैं। अब भारत के महान सम्राट अशोक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अशोक 273 ईस्वी पूर्व में मगध की राज सत्ता को संभाले। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह अपने पिता के स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं थे, बल्कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी को हासिल किया था। लेकिन इन कथाओं में सत्य का अंश मात्र भी सही नहीं लगता है। इन कथाओं की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है और माना जाता है कि अशोक ने मगध की राजगद्दी को 273 ईस्वी पूर्व में हासिल की थी, लेकिन उनका राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। इन 4 सालों के बीच अंतराल को देखते हुए माना जाता है कि यह हो सकता है कि किसी उत्तराधिकार के युद्ध में फंसे हों, और उत्तरी बौद्ध परंपराओं के अनुसार उत्तराधिकार का युद्ध यह अपने अग्रज सुसीम के साथ लड़े थे, जिसमें अशोक विजयी हुए। लेकिन अशोक के अभिलेखों से जो कि प्रमाणिक हैं, उनमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है। उल्टे अशोक के 5वें शिलालेख में उनके कई जीवित भाई बहनों का उल्लेख है। इससे पता चल जाता है कि अशोक के शासन के 13वें वर्ष में उनके कई भाई बहन जीवित थे। खुद अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही बौद्ध कथाओं की सत्यता को नकारा जा सकता है। अपने राज्यारोहण के पूर्व अशोक उज्जैन के उपराजा थे, यानी उज्जैन के वह प्रांतीय शासक थे। लेकिन कुछ बौद्ध विद्वानों के अनुसार माना जाता है कि तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ और उस समय तक्षशिला के उपराजा उनके बड़े भाई सुसीम थे, और सुसीम उस विद्रोह से निपट नहीं पा रहे थे। इसलिए बिंदुसार ने अशोक को उस विद्रोह से निपटने की जिम्मेवारी दी, यानी अशोक को तक्षशिला भेजा गया और अशोक ने उस विद्रोह को दबा दिया। और इस तरह से हो सकता है कि अशोक तक्षशिला के भी प्रांतीय शासक रहे हों। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन के नाम से जाना गया है। वहीं पर वह अपने अभिलेखों में देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी, जिसे प्रियदर्शी भी बोला जाता है। अशोक के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि उनके इतिहास को गढ़ने के लिए किसी धार्मिक साहित्य की जरूरत नहीं है या यूनानी लेखकों की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि अशोक ने खुद का जो रिकॉर्ड रखा है अपने अभिलेखों के माध्यम से, उन अभिलेखों से अशोक के बारे में विस्तृत जानकारी सामने आ जाती है। उनके स्तंभ लेख, उनके शिलालेख, उनके गुफा लेख जिन जिन क्षेत्रों में गड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं, वहां से उनके राज्य विस्तार की ही जानकारी मिलती है। साथ ही साथ उनकी धार्मिक नीतियों और शासनादेशों, राज्याज्ञाओं या राज्य की नीतियों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इन्हीं अभिलेखों के आधार पर प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर ने अशोक का प्रमाणिक इतिहास लिखने की कोशिश की है। अशोक के अभिलेख शासनादेशों, राज्याज्ञाओं के रूप में हैं, जिनमें नैतिक उपदेश, अपने अधिकारियों को निर्देश, शासनादेश या राज्याज्ञाओं को प्रज्ञप्ति के रूप में जारी किया है। इन अभिलेखों को सुंदर स्तंभों पर खुदवाया गया है या शिलापट्टों पर खुदवाया गया है या गुफा की दीवारों पर खुदवाया गया है। स्तंभ लेख या शिलालेख उस समय के प्रसिद्ध स्थानों पर गड़े हुए थे। अधिकतर तो उन राजमार्गों के किनारे गड़े हुए थे जहां पब्लिक की आवाजाही बहुत ज्यादा हुआ करती थी। सर्वप्रथम अशोक के स्तंभ लेखों की खोज पादरी टिफेनथेलर ने 1750 ईस्वी पूर्व में की थी। उन्होंने दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख के टुकड़े को देखा था और इस आधार पर अशोक के बारे में जानकारी मिली कि उन्होंने अभिलेख भी खुदवाए थे। लेकिन इतिहासकार टर्नर ने सर्वप्रथम साहित्य के अशोक का समीकरण अभिलेखों के देवानाम प्रिय से किया। हेलो फ्रेंड्स,
जेम्स प्रिंसेप ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की, लेकिन उन्होंने अभिलेखों के देवानाम प्रिय की पहचान श्रीलंका के राजा तिस्य से कर डाली। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में कौन पहली बार सफलता हासिल किए? जेम्स प्रिंसेप। लेकिन अभिलेखों में लिखे गए देवानाम प्रिय की पहचान उन्होंने श्रीलंका के राजा तिस्य से कर डाली। अंततः 1915 में मास्की और गुर्जरा के अभिलेखों में अशोक और प्रियदर्शी दोनों शब्द एक साथ मिल गए, जिससे यह पता चल गया कि अभिलेखों में उल्लिखित देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी कोई और नहीं बल्कि पुराणों के अशोकवर्धन ही थे। अगर दोनों नाम एक साथ नहीं मिले होते तो यह अभी भी विवाद का विषय बना रहता कि वह भारत के अशोकवर्धन थे या श्रीलंका के राजा तिस्य थे। मास्की और गुर्जरा में मिले हुए लघु लेखों से यह पता चल गया कि अभिलेखों का प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय कोई और नहीं बल्कि अशोक हैं। 1915 में हो सका, यानी अंततः 1915 में पहचान हो गई कि भारत, बांग्लादेश आदि के क्षेत्रों में मिलने वाले अभिलेख किसी और के नहीं बल्कि अशोक के थे, और इस तरह से अशोक के प्रामाणिक इतिहास को बताना संभव रहा। नहीं तो अशोक के व्यक्तित्व के बहुत सारे पक्ष छुपे के छुपे रह जाते और दुनिया को यह नहीं पता चलता कि भारत में भी कभी एक महान राजा शासन किया करता था, जिसके श्रेय के संदेश से दुनिया काफी प्रभावित हुई। इस तरह से अशोक के अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप और अफगानिस्तान में मिले हुए हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। स्तंभ लेख। स्तंभ लेख स्तंभों पर खुदे हुए हैं। स्तंभ मीन्स पिलर, ये पिलर एडिक्ट्स हैं। स्तंभों की मोटाई नीचे की ओर ज्यादा होती थी और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते थे उनकी मोटाई थोड़ी कम होती जाती, और ये स्तंभ एकास्मक पत्थरों से बने हुए थे जिन पर चमकदार पालिश की गई थी। और वासुदेव शरण अग्रवाल ने यह सिद्ध किया है कि चमकदार पालिश करने की व्यवस्था भारत में ईरान से भी पहले थी, और अशोक के स्तंभों पर किया गया पालिश भारतीय कलाकारों द्वारा किया गया था, और भारत में उस तरह के पालिश करने की व्यवस्था पहले से ही थी। स्तंभ का शीर्ष अलग से जुड़ा हो जाता था, जिसमें पशु आकृतियां होती थी। पशु आकृतियां काफी जीवंत दिखती थी, सजीव दिखती थी। कि जीवंतता कला का अनुपम उदाहरण है। किसी स्तंभ पर सिंहों का चित्रण है, किसी पर नटुआ बैल का चित्रण है, तो किसी पर हाथी का चित्रण है। इस तरह से 7 लेखों की श्रृंखला वाले स्तंभ 6 स्थानों से मिले हुए हैं। यहाँ का अर्थ 7 लेखों की एक माला स्तंभों पर खुदे हुए हैं, और यह स्तंभ 6 अलग अलग स्थानों से मिले हुए हैं। लेकिन एक ही स्तंभ ऐसा है जिस पर अशोक के सातों अभिलेख हैं, और वह स्तंभ लेख दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कहलाता है। बाकी के स्तंभों पर अशोक के 6 अभिलेख ही मिले हुए हैं। दिल्ली टोपरा अभिलेख को पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में गड़वाया था। वह स्तंभ पहले उत्तर प्रदेश के खिजराबाद जिले में अवस्थित था। इसे 6 भिन्न भिन्न स्थानों से पाया गया था, लेकिन इसमें संकिसा या संकास्य के स्तंभ लेख को भी जोड़ा जाए तो यह 7 स्थानों से मिले हुए हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, यह पहले टोपरा में गढ़ा हुआ था, जो खिजराबाद यानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। इसे फिरोज शाह तुगलक वहां से उठवा करके दिल्ली लाया और फिरोज शाह कोटला में उसे स्थापित कराया। यह ऐसा स्तंभ है जिस पर अशोक के 7 अभिलेख खुदे हुए हैं। बाकी किसी पर भी अशोक के 7 अभिलेख नहीं खुदे हुए हैं, बल्कि 6 अभिलेख ही खुदे हुए हैं। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, पहले यह मेरठ में था, जिसे फिरोज शाह तुगलक उठवा करके दिल्ली लाया और उसके शिकार के पास इसे स्थापित कराया, जो आज हिंदू राव बड़ा राव अस्पताल के सामने है। प्रयाग या कौशाम्बी स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था, जिसे अकबर वहां से उखड़वा करके प्रयाग में लाया और उसे अपने किले में स्थापित कराया। इस स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुबाकी का जिक्र है, जो तीवर की माता थी। उस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विजयों से भी संबंधित लेख अंकित है। वहीं पर उस पर मुगल सम्राट जहांगीर के
उपलब्धियों का भी वर्णन है, बीरबल के भी लेख खुदे हुए हैं। यानी कह सकते हैं कि प्रयाग के स्तंभ लेख अशोक का मूलतः है, लेकिन उस पर कई अलग अलग राजाओं के अपने समय में खुदे हुए लेख हैं। लौरिया अरराज स्तंभ लेख, इसका शीर्ष टूट गया है, संभवतः उस पर गरुड़ की मूर्ति बनी हुई थी। लौरिया अरराज बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, यह भी बिहार के चंपारण जिले में स्थित था। रामपुरवा या रामपुरवा स्तंभ लेख, यह भी बिहार के चंपारण जिले में स्थित था। शंकिसा या शंकास्य स्तंभ लेख, इसके स्तंभ के शीर्ष पर हाथी का चित्रण है। हम जानते हैं कि हाथी बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ एक महान प्रतीक है, और हम यह भी जानते हैं कि अशोक के जितने स्तंभ थे वह एकास्मक, मतलब एक ही चट्टान से काट करके बनाए गए थे, और उस पर काफी चमकदार पालिश है, जिसकी चमक आज भी धूमिल नहीं पड़ी है। ईरान में इस तरह के स्तंभ मिले हुए हैं, लेकिन वह टुकड़ों टुकड़ों को जोड़ करके बनाया गया है। माना जाता है कि अशोक ईरान के राजा डेरियस के अभिलेखों से प्रभावित था और उससे प्रेरित था, और उसी से प्रेरणा लेकर के भारत में स्तंभ लेखों की शुरुआत की थी। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि अभिलेखों की शुरुआत के एक वाक्य में ही समानता है, बाकी लेख का कोई भी अंश, विषय और उसका प्रतिपादन काफी अलग है, जो कि पूर्णतः भारतीय है। वहीं पर अशोक के स्तंभों पर की गई पालिश भी पूर्णतः भारतीय है, जिसे सिद्ध किया जा चुका है। कह सकते हैं कि अशोक के अभिलेख किसी भी दूसरे राजा के नकल नहीं, भले ही डेरियस के अभिलेख इससे पहले के हैं। 7 अभिलेखों के अलावे अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर खुदी हुई हैं उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है, और अशोक के लघु स्तंभ लेख इन स्थानों पर मिले हुए हैं। सांची यह मध्य प्रदेश में है, इसमें संगवेद को रोकने का वर्णन है। वहीं पर सारनाथ उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट है, इसमें भी संगवेद की चर्चा की गई है। कौशाम्बी इलाहाबाद के निकट है, इसी में अशोक की महारानी कारुबाकी के द्वारा दान देने का उल्लेख है। रुमिनदेई यह नेपाल की तराई में है, और रुमिनदेई वह जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और यह सबसे छोटा अभिलेख है, मतलब इसके स्तंभ पर सिर्फ एक लेख खुदा हुआ है। इससे पता चलता है कि अशोक ने वहां के कर को घटा करके 1/8 कर दिया था। निगलीवा यह भी नेपाल की तराई में है, और पता चलता अशोक ने कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन कराया था। इस तरह से यह लघु स्तंभ लेख सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, रुमिनदेई और निगलीवा नामक जगहों से प्राप्त हुए हैं। अशोक के शिलालेख भी चट्टानों पर खुदे हुए काफी सुंदर और आकर्षक दिखते हैं, जिनमें 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। ये शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के भिन्न स्थानों से मिले हुए हैं। शहबाजगढ़ी, पेशावर, पाकिस्तान, मानसेहरा, हजारा, पाकिस्तान। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेखों की लिपि खरोष्ठी है। अशोक अपने अभिलेखों को अक्सर स्थानीय भाषाओं में खुदवाया करता था, जिससे आम जनता उसको समझ सके। कालसी देहरादून उत्तराखंड में है। गिरनार गुजरात में एक पहाड़ी पर है। धौली और जौगढ़ उड़ीसा में है। यहाँ के अभिलेखों पर 11वें, 12वें और 13वें की जगह पर 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं, जिसकी वजह से इसे पृथक कलिंग प्रज्ञापन के नाम से भी जाना जाता है। ररगुंडी कुरनूल आंध्र प्रदेश में पड़ता है। शुपारा महाराष्ट्र के थाने जिले में स्थित है। इन शिलालेखों पर 14 भिन्न भिन्न लेखों का एक समूह है। इनकी भाषाएं प्राकृत हैं और लिपि ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि में इन्हें उत्करण कराया गया है, जबकि शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि खरोष्ठी है, और खरोष्ठी लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। अशोक स्थानीय भाषाओं को प्रश्रय देता था और स्थानीय लिपियों को प्रश्रय देता था, जिससे कि उसके अभिलेखों की भाषा को स्थानीय लोग आसानी से समझ सके। कह सकते हैं कि शिलालेखों पर राजाज्ञाएं खुदी हुई होती थी, और उन राजाज्ञाओं या नैतिक उपदेशों से जनता को परिचित कराना अशोक का उद्देश्य रहा था। वहीं पर बाकी के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं, जिनकी भाषा प्राकृत है। अफगानिस्तान में कंधार के पास सरे कुना नामक जगह से एक ऐसा अभिलेख मिला हुआ है जिसकी भाषा यूनानी और अरमाइक है, और उसकी लिपियां भी यूनानी और अरमाइक है, यानी वह द्विभाषीय अभिलेख है। वहीं पर जलालाबाद के नजदीक लगमान से अरमाइक लिपि में खुदा हुआ एक अभिलेख मिला हुआ है।
इस तरह से कह सकते हैं कि अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं, वहीं पर कुछ स्थानीय स्तर पर प्रचलित भाषा के लिए अरामाइक लिपि का भी प्रयोग हुआ है, कहीं कहीं खरोष्टी और ग्रीक लिपियों का भी प्रयोग हुआ है। इस तरह से हमें ध्यान रखना होगा कि शहबाजगढ़ी और मानसेरा के अभिलेखों की लिपि खरोष्टी है, वहीं पर कंधार के पास से मिला हुआ सारेकुना का अभिलेख जो है वह द्विभाषीय है और उसकी लिपियां भी दो हैं, यूनानी और अरामाइक, जबकि लगमान से जो अभिलेख मिला हुआ है उसकी लिपि अरामाइक है। इन 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग के अलावे भी कुछ शिलालेख मिले हुए हैं जिन्हें लघु शिलालेख कहा जाता है। वह भारत के भिन्न भिन्न स्थानों से मिले हुए हैं, जिनमें मास्की, गुर्जरा, नेतुर तथा उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिला है। मास्की के अभिलेख से ही सर्वप्रथम पता चला था कि अभिलेखों का देवानाम प्रिय और अशोक एक ही व्यक्ति हैं। इस तरह से मास्की, गुर्जरा, नेतुर तथा उडेगुलम में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिला हुआ है। अशोक का 7वां स्तंभ लेख सबसे बड़ा है, वहीं पर लुम्बिनी का स्तंभ लेख सबसे छोटा है। स्तंभ लेख और शिलालेख के अलावे भी अशोक के बहुत सारे लेख उत्कीर्ण मिले हुए हैं, जिन्हें गुहा लेख के नाम से जाना जाता है। और ऐसे गुफा लेख या गुहा लेख बिहार में मिले हुए हैं। बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर की पहाड़ियां हैं और बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं मिली हैं, जिन्हें कर्ण चौपड़, सुदामा, लोमस और विश्व झोपड़ी का नाम दिया गया है। 3 पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। गुफाएं काफी सुंदर दिखती हैं, लेकिन यह मौर्य कालीन कला के प्रारंभिक उदाहरण हैं। गुफाओं की भित्ति यानी दीवार काफी चिकनी है और लगता है कि जिन कलाकारों ने इन्हों पर पालिश की होगी उन्हीं में से कुछ ने गुफा की दीवारों पर भी पालिश की होंगी, क्योंकि अभी भी इन गुफाओं की दीवारें काफी चमकीली दिखती हैं। और वहीं पर बराबर की पहाड़ी से लगभग 1.6 किलोमीटर की दूरी पर नगार्जुनी पहाड़ियां हैं, वहां से भी 3 गुफाएं मिली हुई हैं और इन गुफाओं को बनवाने का श्रेय अशोक के पुत्र दशरथ को जाता है। बराबर की पहाड़ियों पर स्थित गुफाओं को अशोक ने आजीविक संप्रदाय के लिए दान दिया था और हम जानते हैं कि आजीविक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी, जो कि महावीर का शिष्य भी था और उनका समकालीन भी था। वहीं पर नगार्जुनी पहाड़ी की 3 गुफाओं को दशरथ ने आजीविक संप्रदाय के लिए दान किया था। अशोक के 3 गुफा लेखों से पता चल जाता है कि अशोक ने अपने शासन के 12वें और 19वें वर्ष में गुफाओं को आजीवकों के लिए दान दिया था। अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी के लिए बौद्ध ग्रंथों पर ही आश्रित होना पड़ता है, क्योंकि अशोक के अभिलेखों से उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी मिल पाती है। दिव्यावदान के आधार पर अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, जो कि चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी। सिंहली परंपरा के अनुसार उसकी पत्नी का नाम देवी था, जिससे एक पुत्र महेंद्र था और एक पुत्री संघमित्रा थी। इन दोनों का नाम इसलिए जाता है कि माना जाता है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा था और श्रीलंका के राजा तिस्य ने भी देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। वहीं पर इलाहाबाद के स्तंभ लेख में एकमात्र रानी का उल्लेख है जिसका नाम कारुबाकी है और रानी के दान देने का उल्लेख है, जिसकी वजह से इलाहाबाद के स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है और उसमें अशोक के पुत्र का नाम तीवर है। दिव्यावदान में अशोक के भाई का नाम सुसीम और गीताशोक है, लेकिन सिंहली परंपराओं के अनुसार माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी को प्राप्त की थी, जो सर्वथा असत्य प्रतीत होता है, क्योंकि अशोक के 5वें शिलालेख में यह उसके कई जीवित भाई और बहनों का उल्लेख है। अशोक के जीवन की सबसे महान घटना है कलिंग विजय। कलिंग विजय से ही अशोक के जीवन का टर्नओवर होता है और अशोक पूरी तरह से अहिंसावादी यानी शांतिमय नीति के प्रचारक बन जाता है। कलिंग विजय 261 ईस्वी पूर्व में अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष में हुई थी। उसमें व्यापक पैमाने पर जनधन की हानि हुई थी। अभिलेखों से पता चलता है कि उस युद्ध में करीब 1.5 लाख बंदी बनाए गए थे और 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, जिससे अशोक का हृदय पिघल पड़ा था और अशोक पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था और अशोक युद्धों की निसारता को समझ चुका था। धीरे धीरे वह बौद्ध धर्म के प्रभाव में आ गया, गुप्त के प्रभाव में आकर के वह बौद्ध बन गया। अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में
उसके कलिंग विजय का उल्लेख है। किस शिलालेख में? 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का जिक्र है। और कलिंग विजय के बाद उसने तोसली या धौली को कलिंग की राजधानी बनाया। वहीं पर कलिंग के प्रशासन के लिए 2 प्रशासनिक केंद्र बने, एक उत्तरी केंद्र जिसकी राजधानी तोसली या धौली बनी, और दूसरा दक्षिणी प्रशासनिक केंद्र बना जौगढ़। यहाँ तोसली और जौगढ़ से 2 अभिलेख मिले हुए हैं जिन पर वहां के स्थानीय शासन के बारे में शासनादेश दिए गए हैं। इतिहासकारों के मुताबिक कलिंग विजय के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग को विजित करना आवश्यक था, क्योंकि कलिंग ही अब मौर्य साम्राज्य से बाहर था। बाकी सब के सब सुदूर दक्षिण को छोड़ करके अशोक के साम्राज्य में शामिल हो चुके थे। उस समय कलिंग ही दक्षिण से उत्तर के संपर्क को जोड़ने के लिए स्थानीय और समुद्री मार्ग उपलब्ध कराता था। इस तरह से कलिंग विजय से दक्षिण से सीधा संपर्क हो जाने की आशा थी, ताकि समुद्री और स्थलीय मार्गों पर कब्जा हो जाए और मगध का सीधा संपर्क दक्षिण के साथ हो जाए। दिव्यावदान या वेनसांग के अनुसार आचार्य उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। किसने? आचार्य उपगुप्त ने। उस समय बौद्ध धर्म में 2 तरह की व्यवस्था थी, एक भिक्षु धर्म का पालन करना, दूसरा उपासक धर्म का पालन करना। उपासक धर्म का पालन करना सामान्य जनता के लिए होता था, जो थोड़ा नरम पड़ता था, जबकि भिक्षु धर्म का पालन करना थोड़ा कठिन होता था। इतिहासकारों के अनुसार अशोक उपासक धर्म का ही पालन करने वाला बना। उसने कहीं भी अपने अभिलेखों में निर्वाण की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं बताया, बल्कि उसने स्वर्गिक सुखों का उल्लेख किया है, और उसके स्वर्गिक सुखों का उल्लेख विमानवत्थु नामक बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है। वहीं पर दूसरे और 7वें अभिलेख में अशोक के धम्म का वर्णन है। कौन सा? दूसरा और 7वां अभिलेख में। और अशोक के धम्म में उल्लिखित बातें कहां से ली गई हैं? दीर्घ निकाय के सिंगालोवाद सूत्र में ज्यों की त्यों ऐसे उपदेश मिलते हैं। तो इस तरह से अशोक को अधिकतर इतिहासकारों ने बौद्ध माना है। और अशोक के ही समय में पाटलिपुत्रा में बौद्धों की एक महासभा हुई थी, और उसमें विभिन्न बातों के अलावे यह भी निर्णय लिया गया था, अशोक अपने साम्राज्य और बाहर के देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार कराएंगे। और अशोक ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया, क्योंकि वह लगभग मानवतावादी बन चुका था। अशोक बौद्ध धर्म का महान प्रचारक निकले। उन्होंने धर्म प्रचार के लिए कुछ उपाय किए, जैसे बुद्ध से जुड़े हुए स्थलों की यात्राएं उन्होंने करना शुरू की। और धर्म यात्राओं के अंतर्गत अशोक 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा किए। हम जानते हैं कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, और उनके बोध गया यात्रा का जिक्र 8वें शिलालेख में किया गया है। वहीं पर अपने अभिषेक के 20वें वर्ष में उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की, और लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। इसका पता रुमिनदेई के लघु स्तंभलेख से चलता है, क्योंकि इस यात्रा का उल्लेख रुमिनदेई लघु स्तंभलेख में किया गया है। उन्होंने 12वें वर्ष में निकलिवा, जो कि नेपाल की तराई में है, वहां की यात्रा की, और वहां पर कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन कराया। इस तरह से अशोक के धर्म यात्राओं का क्रम इस तरह से था: गया कुशीनगर, गया में ज्ञान प्राप्ति, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, लुम्बिनी और में जन्म, जहाँ की राजधानी कपिलवस्तु थी, सारनाथ में अपना पहला उपदेश, जिसे धर्मचक्र महाप्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, और श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश बुद्ध ने दिए थे। और अशोक ने कुछ राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की जो धर्म प्रचार से जुड़े हुए थे, जिसका जिक्र 3वें शिलालेख में किया गया है। वे पदाधिकारी थे युक्त, रज्जुक तथा प्रादेशिक। वहीं पर अशोक ने अपने अभिषेक के 13वें वर्ष में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिसका उल्लेख 5वें शिलालेख में किया गया है। 13वें शिलालेख में 5 यमन राजाओं के नामों का उल्लेख है, जहां पर अशोक ने अपने बौद्ध धर्म प्रचारकों को भेज रखा था। अशोक ने बहुत सारे लोकोपकारिता के भी कार्य किए, जैसे सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, यात्रियों के ठहरने के लिए विश्राम गृह यानी धर्मशालाएं बनवाई, या पानी की व्यवस्था के लिए कुएं खुदवाई। वहीं पर मनुष्यों तथा पशुओं के अस्पतालों की समुचित व्यवस्था अशोक ने करवाई। हम जानते हैं कि अशोक ने और पक्षियों के वध पर लगभग रोक लगा रखा था,
और पशु और पक्षियों के वध को काफी नियंत्रित कर दिया था। फिर भी अशोक का धर्म उस तरह का नहीं था जिसे भिक्षु लोग पालन करते हैं। बहुत सारे इतिहासकार अशोक के धार्मिक नीति को साम्राज्य के पतन का कारण मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अशोक एक मजबूत शासक के रूप में रहे, क्योंकि कलिंग को जीतने के बाद भी वह उसे लौटा नहीं देते हैं, बल्कि कलिंग को मगध साम्राज्य का एक हिस्सा बना लेते हैं। फांसी की सजा को वह बंद नहीं करते हैं, बल्कि फांसी की सजा प्राप्त अधिकारियों को 3 दिन का मोहलत देते हैं, ताकि वह अपने धर्मानुसार अपने परलोक गमन का उपाय कर सके। साथ ही अशोक के अभिलेखों से कहीं यह पता नहीं चलता है कि अशोक ने अपनी सेनाओं को धम्म के प्रचार में लगा रखा था और सेनाएं ऐसे ही बैठे रहती थी। भले ही उसने शंखभेरी के जगह पर धम्मभेरी का उद्घोष कर रखा था और धर्म प्रचार पर उसने काफी ध्यान रखा, और वास्तव में अशोक का हृदय धर्म प्रचार के लिए उत्साहित रहता था, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि वह साम्राज्य को कमजोर करने वाला साबित हुआ। भले ही अशोक के उत्तराधिकारी काफी दुर्बल हुए, जिसके लिए अशोक कहीं से भी जिम्मेवार नहीं थे। अशोक के उत्तराधिकारी अशोक के बाद मात्र 50 वर्षों तक ही शासन कर पाए, और अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने मगध की सत्ता को अपने हाथों में ले ली। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं और यह आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अपने मित्रों में भी शेयर कर दें, ताकि वे लोग भी मेरे चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू।